बाकी सब कहाँ चले गए? आएँगे? अच्छा, ठीक है, आने देते हैं। हाँ, वेट तो करेंगे हम थोड़ा देर। ओके, फंक्शंस के असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? फंक्शंस क्लियर है? टाइप 1? यस एवरीवन? ओके, टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करके देखे आपने? ओके, नाइस। तो आज हमें टाइप 2 स्टार्ट करना है। अब 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अगर नहीं जॉइन होते तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ये मेन्यू ड्रिवन कोड का क्लियर है? इम्प्लीमेंट किया है आपने? यस, मेन्यू ड्रिवन कोड के आइडिया क्लियर है क्या एवरीवन? ओके। आकाश, आपने सीआरएम टीम को कांटेक्ट किया था क्या? हाँ, तो अगर आप आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 30 तारीख तक भर देते हो तो आपको 20,000 फी ही पे करनी होगी। तो अभी जो आपने अमाउंट पे किए हैं तो 20 में से वो डिडक्ट करो। आई थिंक अराउंड 6.5 या 7,000 आपको पे करने होंगे। ठीक है?
और जिन्होंने एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पेमेंट किया था, तो उन्हें रिफंड भी मिलेगा। ओके, चलो सो लेट अस स्टार्ट। टाइप 2 क्या था अपना? फंक्शन टाइप 2 क्या था? विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। रिवीजन कर रहे हो ना एवरीवन? यस। सो यस, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, ये अपना फंक्शन का टाइप 2 है। तो आज हमें टाइप 2 देखना है, एंड इफ पॉसिबल टाइम मिलता है तो हम टाइप 3 भी देखेंगे। ओके, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स टेस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग? आकाश, ओके। एनीवन फॉर डॉट नेट? बाकी सब जावा के लिए ही इंटरेस्टेड हो? जावा फुल स्टैक? यस, ओके। यस साक्षी, बोलो। अच्छा, ठीक है। Yes. So let us start with without parameter with return type. In this case again हम अपनी तरफ से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स, कुछ भी मटेरियल अपने कुक को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड नहीं करने वाले। सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? तो जो एग्जांपल हमने टाइप 1 के लिए देखा था कि हम कुकिंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, खाना बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे कैरी कैरी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें कॉन्ट्रैक्ट देना है खाना बनाने के लिए, तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो खाना भी बनाएंगे, लेकिन जो रेडी हुआ खाना है, वो खाना वो हमें रिटर्न कर देंगे। एंड देन उस खाने के साथ क्या करना है, वो किसे सर्व करना है, किसे नहीं करना है, या वॉट एवर इट इज, ये हम देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको जो आंसर चाहिए था, वो आंसर फाइंड आउट करने का काम आपका फंक्शन करेगा। आंसर मिलने के बाद वो आपको वो आंसर दे देगा। फिर उस आंसर के साथ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। सो लेट अस स्टार्ट। एज वी ऑल नो, एंट्री पॉइंट हमेशा अपना फंक्शन रहता है मेन फंक्शन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे void main। वॉइड मेन में आने के बाद हमें अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल वगैरह अभी के लिए तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। मुझे टास्क एग्जीक्यूट करना था एडिशन का, तो सिंपली मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया एडिशन। पैरामीटर पास नहीं करना है, इसलिए एम्प्टी ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिए। देन यहाँ पे अपना वॉइड मेन का जो फंक्शन था वो क्लोज हो गया। देन लेट अस डिफाइन द एडिशन फंक्शन। पहले सिर्फ कॉल किया था, अब डिफाइन करेंगे। सो एडिशन पैरामीटर लिस्ट एफ एनी, तो पैरामीटर लिस्ट कोई भी नहीं है, इसलिए सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स देंगे, देन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अब अगर आपको एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो एडिशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए टू होल्ड टू वैल्यूज, बिकॉज एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मिनिमम दो वैल्यूज की जरूरत है। दैट्स वाई यहाँ पे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। तो 10 और 20, ये दो वैल्यूज हमने दो वेरिएबल्स की हेल्प से स्टोर किया। ये फंक्शन हमने कॉल किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग
एडिशन, तो एडिशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो सिंपली वी विल राइट a प्लस बी। अब जो भी एडिशन हमने यहाँ पे परफॉर्म की है, ये तो डमी में है, तो सबसे पहले हमें ये जो एडिशन है वो एक वेरिएबल के थ्रू स्टोर करनी होगी। सो वी विल सिंपली राइट इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर निकालने का काम सिर्फ आपका फंक्शन करेगा, राइट? फिर उस आंसर के साथ क्या करना है क्या नहीं, ये कंप्लीट डिसीजन आपका रहेगा। इन प्रोग्रामिंग हम या अपना जो रोल है वो प्ले करता है आपका मेन फंक्शन, करेक्ट? मेन फंक्शन ने ही एडिशन को कॉल किया था। अब एडिशन इस फंक्शन ने अपना खुद का जो काम था वो काम एग्जीक्यूट कर लिया, इसका काम कंप्लीट हुआ है एडिशन फाइंड आउट करने के बाद। जब हम कहते हैं कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर लेकिन विथ रिटर्न टाइप है, दैट मीन्स फंक्शन को कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो अपना ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? अपना ये फंक्शन फाइनल आंसर रिटर्न करेगा। एडिशन इस फंक्शन के नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इस फंक्शन की हेल्प से आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडिशन। एडिशन कौन से वेरिएबल में स्टोर की है? यस एवरीवन, सी वेरिएबल में। परफेक्ट। सी की वैल्यू हमें किसे देनी है? मेन फंक्शन को। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न सी। सी की वैल्यू हमें मेन फंक्शन को देनी है, दैट मीन्स हमें वो वैल्यू रिटर्न देनी है। तो वैल्यू जब आप कहते हो कि रिटर्न देनी है, सो वी हैव टू यूज रिटर्न कीवर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न सी, दैट मीन्स सी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मेन फंक्शन को फिर से दे दो। अब यहाँ पे मेन फंक्शन की बात क्यों हो रही है? बिकॉज मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन। तो कॉल्ड फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो हमेशा किसके पास जाएगी? कॉलिंग फंक्शन के पास। तो आप अगर चाहो तो नोट करके लिखो, वैल्यू रिटर्न बाय कॉल्ड फंक्शन, वैल्यू रिटर्न बाय कॉल्ड फंक्शन goes to कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, जो भी वैल्यू कॉल्ड फंक्शन से रिटर्न होगी वो किसके पास जाएगी? कॉलिंग फंक्शन के पास। अब जब आप कहते हो आप एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, वो भी सी वेरिएबल की वैल्यू, तो बेस्ड ऑन द वैल्यू विच वी आर रिटर्निंग क्या डिसाइड होता है? अपना रिटर्न टाइप। तो आपके सी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ सी वेरिएबल? इंटीजर। और आप इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, दैट्स व्हाई एडिशन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। क्लियर है? यस। अभी तक ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट वी विल सी दी मेमोरी डायग्राम। अभी के लिए हमें सिर्फ स्टैक की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैक का ही पॉइंट निकाल रही हूँ, स्टैक का ही ब्लॉक निकाल रही हूँ। सो लेट अस सी, एज वी ऑल नो अपना एंट्री पॉइंट रहता है मेन फंक्शन। तो सबसे पहले मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मेन फंक्शन में एंट्री करते ही हमने लाइन नंबर 1 पे ही एडिशन फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे उस फंक्शन के लिए न्यू स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा अपनी एडिशन फंक्शन की स्टैक फ्रेम। अब एडिशन फंक्शन में एंटर करने के बाद लाइन नंबर 1 पे हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे हम उन वेरिएबल्स को एलोकेट कर देते हैं। दोनों भी वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं, तो ऑब्वियसली दोनों वेरिएबल्स को जो मेमोरी असाइन होगी वो 4 बाइट्स रहेगी। तो ए और बी के लिए 4 बाइट्स असाइन हो गए। ए वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 10, बी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है 20। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, लेकिन असाइनमेंट है एंड असाइनमेंट ऑलवेज हैपेंड राइट टू लेफ्ट। तो राइट साइड का जो डेटा है वो लेफ्ट साइड को जाता है, तो सबसे पहले राइट साइड एग्जीक्यूट होगी। राइट साइड में हमने क्या लिखा है? a प्लस बी।
ए वेरिएबल में वैल्यू है 10, बी वेरिएबल की वैल्यू है 20। सो 10 प्लस 20 आंसर विल बी 30, और ये 30 कैलकुलेटेड वैल्यू हम किसे असाइन कर रहे हैं? सी वेरिएबल को। तो अगेन यहाँ पे सी वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे और इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30। ठीक है। On line number 3, we are writing return C. That means C वेरिएबल में जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। वैल्यू रिटर्न होती है मतलब इस तरीके से कॉलिंग फंक्शन के पास ये वैल्यू चली जाती है। ठीक है। जो वैल्यू हमने रिटर्न की वो ऑब्वियसली कहाँ पे जाके रुकेगी? डमी में। डमी एक्सेसिबल होता है क्या? नो, डमी एक्सेसिबल नहीं होता है। सबसे पहले ये वैल्यू किससे रिटर्न हुई है? एडिशन फंक्शन से। दैट मीन्स जिस लाइन पे आप फंक्शन कॉल करते हो उसी लाइन पे वैल्यू रिटर्न होके आती है। जैसे ही आपके पास ये 30 वैल्यू रिटर्न होके आती है, अगर हम एक वेरिएबल के थ्रू इसे स्टोर कर ले तो काम आसान हो जाएगा। तो एडिशन इस फंक्शन कॉल की वजह से आपको रिटर्न वैल्यू मिली थी 30, जो डमी में थी। वो अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक वेरिएबल को असाइन करोगे तो यहाँ पे आर वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी 30। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बिटवाइज कॉपी। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। तो ये 30 बिटवाइज कॉपी होके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? आपके इस आर वेरिएबल में। अब आप इस 30 को एक्सेस कर सकते हो। यस। अब जब आपने लिखा था रिटर्न सी, जैसे ही सी वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होती है, इसी का दूसरा मीनिंग होता है फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन था, फंक्शन का जो काम था वो खत्म हो गया है। और फंक्शन का एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाता है तो हमेशा फंक्शन की स्टैक फ्रेम विल गेट वैनिश्ड। तो ये फंक्शन की जो स्टैक फ्रेम है वो वैनिश हो जाएगी। अब टॉप पे कौन सी स्टैक फ्रेम आएगी? मेन फंक्शन की। जैसे ही मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम टॉप पे आती है, डमी की वैल्यू आर वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। वैल्यू असाइन होने के बाद अब सिर्फ वैल्यू आर वेरिएबल में स्टोर करके काम तो नहीं हो जाता। जो भी एडिशन है वो हमें डिस्प्ले करनी होगी। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ हम यहाँ पे जो भी एडिशन है वो डिस्प्ले करेंगे। सो एडिशन इज इक्वल्स टू %d और आर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। देन यहाँ पे मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है। जैसे ही मेन फंक्शन का टास्क कंप्लीट हो जाता है, अपने मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम भी वैनिश हो जाएगी। ओके। इज इट क्लियर एवरीवन? आर वाला रिपीट कर दूं? ओके। यस। सो एडिशन इस फंक्शन से आपने सी वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न की थी। जब आप कहते हो रिटर्न सी, तो सी से वैल्यू जो रिटर्न हुई है वो हमेशा डमी वेरिएबल में स्टोर रहती है। डमी एक्सेसिबल है क्या? कैन वी एक्सेस डमी? नो। और डमी एक्सेसिबल नहीं है तो हमें क्या करना होगा? डमी की जो वैल्यू है वो एक वैलिड वेरिएबल में स्टोर करनी होगी। स्टोर करने के लिए उसे असाइन करना होगा। इसलिए वी आर राइटिंग इंटीजर r इज इक्वल्स टू, एंड देन एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडिशन फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको इन रिटर्न वैल्यू मिलती है 30, जैसे आप printf फंक्शन के लिए कर रहे थे। printf इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। तो printf फंक्शन से जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है वो हम वेरिएबल को असाइन कर लेते थे, सेम वैसे ही। ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ओके ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन अभी रिमेनिंग है। यस, ये वाला पार्ट क्लियर है डमी का। हाँ, तो अब अपना फंक्शन कॉल, फंक्शन डिक्लेरेशन ये कंप्लीट हो गया। सॉरी, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन ये कंप्लीट हो गया।
अब फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपके पास फंक्शन का रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है और पैरामीटर लिस्ट में सारी क्लैरिटी मिलने के बाद वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द फंक्शन। सो रिटर्न टाइप है इंटीजर, फंक्शन नेम इज एडिशन और पैरामीटर लिस्ट इफ एनी, लेकिन पैरामीटर लिस्ट ही नहीं है, सो सिंपली ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। ओके, एवरीवन फंक्शन टाइप 2 क्लियर है? ओके, आप सबने लैपटॉप से कनेक्ट किया है लेक्चर? यस। ओके सौम्या, सौम्या साक्षी लैपटॉप आपके साथ है, आपके पास ही है? हाँ, इसके आगे मतलब कल से ध्यान से लैपटॉप से ही सेशन कनेक्ट करना है। ओके, चलो तो जल्दी से लैपटॉप लो और फंक्शन टाइप 2 से फैक्टोरियल का कोड लिखो। हो सकता है? यस और नो? यस। हाँ, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शन लिखना है टाइप 2 से। जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप कर देना। ओके एवरीवन?
ओके साक्षी, नाइस। यस, जैसे ही आपका हो जाता है, डी फॉर डन टाइप करो। अरे वाह! नाइस जया, सौम्या। एवरीवन मेक इट फास्ट, सबके रिप्लाई चाहिए मुझे। आप 7 लोग हो, अभी मुझे सिर्फ 3 रिप्लाई आए हैं। ओके साक्षी। यस, आकाश, तनुजा, कोमल। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ टाइप 3। टाइप 3 क्या है अपना? विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, करेक्ट?
Yes, everyone? Yes. With parameter, without return type, ये अपना टाइप 3 है. So let us start with that. तो अब हमारे लिए जो भी चीजें नेसेसरी है, जिसे हम कहते हैं कि बाबा खाना बनाना है तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, वो प्रोवाइड करने का काम हमारा रहेगा. दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं, विथ पैरामीटर. लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, वो सर्व करने का काम अपना नहीं है. ठीक है. दैट्स वाई हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न होके नहीं आएगा. फिर फाइनल आंसर का जो कुछ भी करना है वो अपना फंक्शन देख लेगा. सो अगेन लेट अस गो विद द सेम एग्जांपल, दैट इज एडिशन. तो अगेन एंट्री पॉइंट है void main. तो ये void main फंक्शन सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होगा. अब जैसे मैंने कहा कि जो टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है, तो टास्क कौन सा एग्जीक्यूट करना है, वी वांट टू एग्जीक्यूट द टास्क ऑफ एडिशन. अगर आपको एडिशन करनी है तो आपको कौन सी चीजों की जरूरत है, दो नंबर्स की. करेक्ट. तो दो नंबर स्टोर करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए. तो इस void main में ही हम दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उन्हें वैल्यू भी असाइन करेंगे. तो अभी मैं कर रही हूँ इनिशियलाइजेशन. इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20. प्लीज रिमेंबर एवरीवन, मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ, आपको ये वैल्यूज यूजर से एक्सेप्ट करनी है. ठीक है. एडिशन करने के लिए दो नंबर्स चाहिए थे, तो यूजिंग दो वेरिएबल्स मैंने नंबर स्टोर कर लिए. अब मैं इस एडिशन फंक्शन को एज अ पैरामीटर क्या पास करूंगी. इफ यू रिमेंबर, फंक्शन कॉल करते टाइम हमें जो भी पैरामीटर्स पास करने हैं, तो एज अ पैरामीटर या तो हम सिर्फ वेरिएबल पास कर सकते हैं या फिर वैल्यूज. करेक्ट. तो ये 10 और 20, ये मैं वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकती हूँ क्या. तो यस, आई कैन डायरेक्टली पास 10, 20. तो इसे हम कहते हैं वैल्यूज पास करना. अगर आपको वेरिएबल के थ्रू वैल्यूज पास करनी, क्योंकि 10, 20 ये तो हार्ड कोडेड वैल्यूज हो गई. अगर आपको यूजर से नंबर एक्सेप्ट करने हैं और वो नंबर्स एज अ पैरामीटर पास करने हैं, तो आपको सबसे पहले वो वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर करनी होगी, जैसे अभी हमने ए और बी में स्टोर किया. सो ए और बी ये दोनों वैल्यूज पास करते टाइम हम कैसे पास करेंगे, ए कॉमा बी. क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं हमेशा कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हम पास करते हैं. तो ए कॉमा बी इस फॉर्मेट में हमने पैरामीटर्स पास किए. एज वी सेड, एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग वी ओनली राइट द वेरिएबल्स विदाउट डेटा टाइप. तो यहाँ पे गलती से भी इंटीजर ए इंटीजर बी ऐसे नहीं लिखना है. वी विल ओनली राइट ए कॉमा बी. सो दिस इज नथिंग बट योर फंक्शन कॉल. ये फंक्शन कॉल है. इसके लिए मैचिंग डेफिनेशन लिखनी होगी. तो फंक्शन नेम एडिशन एज इट इज यहाँ पे आना चाहिए. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हो. यस एवरीवन, हाउ मेनी पैरामीटर्स यू आर पासिंग. टू पैरामीटर्स. करेक्ट. तो अगर आप यहाँ से दो पैरामीटर्स पास करते हो, तो रिसीव करते टाइम भी हमें दो पैरामीटर्स रिसीव करने होंगे. जब आप इन पैरामीटर्स की वैल्यू रिसीव करते हो, तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग वी हैव टू राइट वेरिएबल विथ डेटा टाइप. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीजर x कॉमा इंटीजर y. अब ऐसे क्यों, क्योंकि a वेरिएबल जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो a वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. सो a वेरिएबल की वैल्यू रिसीव करने के लिए हमें वेरिएबल कौन से टाइप का चाहिए, इंटीजर. दैट्स वाई इंटीजर x. देन नेक्स्ट पैरामीटर हम पास कर रहे हैं b. अगेन b वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. सो टू रिसीव द वैल्यू ऑफ b वेरिएबल वी हैव टू राइट इंटीजर y. इज इट क्लियर. दो पैरामीटर्स है, दोनों को रिसीव करना होगा. वैल्यूज रिसीव करते टाइम हमें वेरिएबल नेम विथ डेटा टाइप लिखना मैंडेटरी है. आप जिस पैरामीटर को पास कर रहे हो, जिस टाइप का डेटा आप पास कर रहे हो, उसी डेटा टाइप का वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए. जिस सीक्वेंस में आप पैरामीटर पास करते हो,
उसी सीक्वेंस में यहाँ पे पैरामीटर्स रिसीव होते हैं। तो एडिशन के लिए आपको जो 2 वैल्यू चाहिए थी, वो ऑलरेडी आपको मिल गई है। तो अब आपका सिर्फ काम क्या रहेगा? एडिशन का टास्क एग्जीक्यूट करना। दैट मीन्स वी ओनली हैव टू राइट x प्लस वाई, और ये जो भी आंसर है वो हम थर्ड वेरिएबल की हेल्प से यहाँ पे रिसीव करेंगे। सो इंटीजर z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। जैसे हमने कहा, यस जया बोलो। मैम नीचे एडिशन में एक्स वाई लिया ना आपने, ऊपर ए बी था ना, करेक्ट। तो फिर नीचे एक्स वाई क्यों लिया? इंटीजर एक्स वाई। अब यहाँ पे मैं इंटीजर a इंटीजर b लिख सकती हूँ, बस वेरिएबल्स की वजह से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज कर दिया। जब हम लिखते हैं इंटीजर x, सो इट इज नथिंग बट योर डिक्लेरेशन। तो आप बेसिकली यहाँ पे न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज किया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपने यहाँ पे सेम नेम दिया फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, तो हाँ, हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, अरे इंटीजर z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। जो एडिशन है वो z वेरिएबल में स्टोर हो गई। वी आर सेइंग दिस फंक्शन इज ऑफ विदाउट रिटर्न टाइप, तो हमें यहाँ से कोई भी आंसर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर यूजर को एडिशन कैसे पता चलेगी? फॉर दैट वी विल यूज printf। सो printf एडिशन इज इक्वल्स टू परसेंट d, और जो भी एडिशन है z वेरिएबल में स्टोर की हुई वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अगर आप इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? परफेक्ट, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन विल बी void। तो इस तरीके से अपनी फंक्शन डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। सो लेट अस डिक्लेयर द फंक्शन। अब हमें रिटर्न टाइप पता है, रिटर्न टाइप है void। हमें फंक्शन नेम पता है, फंक्शन नेम है एडिशन। अब हमें पैरामीटर लिस्ट पता है क्या? डू वी नो द पैरामीटर लिस्ट? यस। और पैरामीटर लिस्ट जब आप डेफिनेशन में रिसीव करते हो तो आपको दोनों पैरामीटर्स का डेटा टाइप भी पता चल जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर का डेटा टाइप है इंटीजर, कॉमा सेकेंड पैरामीटर का डेटा टाइप है इंटीजर। So void addition in bracket parameter list if any integer comma integer and semicolon। Everyone screen visible है? सौम्या एक बार रिजॉइन करो प्लीज। यस, सो दिस इज नथिंग बट योर टाइप 3, जिसे हम कहते हैं विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। क्लियर है? ओके, सो लेट अस सी द मेमोरी डायग्राम अगेन। यहाँ पे मैं अभी के लिए सिर्फ स्टैक ही ड्रॉ करूंगी क्योंकि अपना काम स्टैक के साथ चल रहा है। यस, एज वी ऑल नो एंट्री पॉइंट क्या है अपना? मेन। तो सबसे पहले मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मेन फंक्शन में एंट्री करते ही लाइन नंबर 1 पे हमने क्या पास की, दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, दैट इज ए एंड बी। तो यहाँ पे ए के लिए 4 बाइट्स एलोकेट हो गए क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। यहाँ पे वैल्यू आएगी 10। बी वेरिएबल को मेमोरी असाइन होगी अगेन 4 बाइट्स, जिसमें डेटा हमने स्टोर किया है 20। On line number 2, we are calling another function. Every function call gets new stack frame, correct? तो यहाँ पे एडिशन फंक्शन के लिए न्यू स्टैक फ्रेम एलोकेट होगी। फर्स्ट पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया था a, तो a वेरिएबल की वैल्यू रिसीव होगी x वेरिएबल में, क्योंकि
इन डेफिनेशन पैरामीटर लिस्ट में मैंने सबसे पहले एक्स ही डिक्लेयर किया है, तो ए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी एक्स वेरिएबल में। अब ये कैसे आती है, तो ये वैल्यू कॉपी होती है थ्रू बिटवाइज कॉपी। सो ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बिटवाइज कॉपी होके, बिट बाय बिट कॉपी होके किसे कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, अपने एक्स वेरिएबल में। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई 10। इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बिटवाइज कॉपी। देन सेम सिमिलरली हमने नेक्स्ट वैल्यू पास की थी बी वेरिएबल की। अगेन बी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगी वाई वेरिएबल में। अगेन वाई इज ऑफ इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो यहाँ पे इसे 4 बाइट्स एलोकेट होंगे और आपके बी वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो अगेन अपने वाई वेरिएबल में बिटवाइज कॉपी करके आ जाएगी। यहाँ पे आ गया 20। ओके, हाँ, मेमोरी डायग्राम में ये लिखना है, दिस इज बिटवाइज कॉपी। फाइन, ए और बी की वैल्यू हमने एक्स और वाई वेरिएबल्स में रिसीव कर ली। अब इफ यू रिमेम्बर, आपके पास अगर नोट्स है तो जब मैंने फंक्शंस से रिलेटेड एक थ्योरी लिख के दी थी, तो उस थ्योरी में एक पॉइंट था, फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। देखो एक बार, मिल गया वो पॉइंट, फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। अब ऐसे क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब क्या, ये जो हमने लिखा है ना, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, सो डेफिनेशंस में हम जो पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं उसे कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। अब इन्हें हमेशा फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज इनिशियलाइज्ड ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से असाइन होते हैं। आपने लिखा है इंटीजर एक्स को किसकी वैल्यू असाइन होने वाली है, ए वेरिएबल की, सो इट विल लुक लाइक इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू ए, कॉमा इंटीजर y is equals to b. So data type, variable name equals to value. This complete syntax is known as initialization. That's why we say formal parameters are always initialized. Clear है everyone? Yes. Then हमने उसी के नीचे second point, parameters are always local. Correct है? अब फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक्स एंड वाई वेरिएबल जो हमने इस डेफिनेशन में डिक्लेयर किए, वो वेरिएबल्स कौन से स्टैक फ्रेम का पार्ट है, एडिशन स्टैक फ्रेम का पार्ट है। तो इन एक्स और वाई वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो क्या, कैन बी एक्सेस एक्स एंड वाई वेरिएबल्स इन मेन फंक्शन, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन की स्टैक फ्रेम अलग है और हम एक स्टैक फ्रेम का वेरिएबल दूसरे स्टैक फ्रेम में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो x और y ये दोनों वेरिएबल सिर्फ कहाँ पे एक्सेसिबल रहेंगे, एडिशन फंक्शन में। सिमिलरली a और b ये दोनों वेरिएबल सिर्फ कहाँ पे एक्सेसिबल रहेंगे, मेन फंक्शन में। ठीक है, तो जिस फंक्शन में जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन का, उस स्टैक फ्रेम का लोकल वेरिएबल बन जाता है और इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल। क्लियर है? These are your formal parameters. ओके, तो x और y इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपने रिसीव कर ली। देन z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे z वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। अगेन इंटीजर टाइप का डेटा है तो 4 बाइट्स ही एलोकेट होगी। 10 प्लस 20 यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ printf हम 30 ये जो आंसर है वो डिस्प्ले करेंगे। देन यहाँ पे है क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दैट मीन्स फंक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होता है फंक्शन की स्टैक फ्रेम यहाँ से वैनिश हो जाएगी और फंक्शन की स्टैक फ्रेम वैनिश होने के बाद अपनी जो मेन फंक्शन था उस मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम टॉप पे आ जाएगी। अगेन मेन फंक्शन में भी यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है तो अगेन मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम भी यहाँ से
वैनिश हो जाएगी। क्लियर है? यस। अब दो फंक्शंस में दो अलग-अलग फंक्शंस हैं, तो अलग-अलग फंक्शंस के लिए मैं सेम वेरिएबल नेम यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर a, कॉमा इंटीजर b लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे a और b वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया था, वो मेन फंक्शन में था। एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन जब मैं लिख रही हूँ इंटीजर a, कॉमा इंटीजर b, तो ये a और b वेरिएबल एडिशन फंक्शन के स्टैक फ्रेम में है। तो जब दो अलग-अलग स्टैक फ्रेम हैं, तो दो डिफरेंट स्टैक फ्रेम्स में सेम वेरिएबल नेम अलाउड है। ओके? बस एक ही फंक्शन के स्टैक फ्रेम में अगर आप सेम वेरिएबल नेम देते हो, तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। पॉइंट क्लियर है एवरीवन? ओके। तो जैसे आपने कैलकुलेट फैक्टोरियल ये फंक्शन टाइप 2 से लिखा था, वैसे ही कैलकुलेट फैक्टोरियल सेम फंक्शन टाइप 3 से लिखोगे अभी? यस। चलो, जैसे ही हो जाता है अगेन डी फॉर डन टाइप कर देना।
Okay, Sakshi, nice. ओके साक्षी। यस, सौम्या, जया, हो गया आपका? आकाश? ओके सौम्या। ओके, अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है इस दोनों टाइप के फंक्शंस में? यस, एनीवन, एनी डाउट? नो? ओके, ओके देन, तो शैल वी स्टॉप? यस, चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।